हाय फ्रेंड। ये मेरा 7वां वीडियो है और इसमें मैं 42 क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 17th में 71 बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, इन और सभी तरह का मतलब जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए इसमें जो भी क्वेश्चन है या तो एग्ज़ाम में आया हुआ है या फिर आने वाला होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 42 क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है क्या, किस गुप्त सम्राट ने सिंहल के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। दयालुता के इस कार्य के कारण समुद्रगुप्त को अनुकंपवन की उपाधि दी गई थी। अनुकंपवन की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कलिंग में चेदी वंश के शासक खारवेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ए हाथी गुफा शिलालेख नहरों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला सबसे प्राचीन साक्ष्य है। बी हाथी गुफा शिलालेख में बौद्ध भिक्षुओं को गांवों के दान का उल्लेख है। सी उन्होंने पांड्य शासकों की भूमि को हल द्वारा जोतने के लिए गधे का उपयोग किया था। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब बी नंबर गलत है, ए और सी सही है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चेदी वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक खारवेल के बारे में मुख्य जानकारी हाथी गुफा शिलालेख में मिलती है। इस शिलालेख में महापद्नंद द्वारा कलिंग में एक नहर की खुदाई का उल्लेख है, जो इस प्रकार की गतिविधि का सबसे पुराना साक्ष्य है। इसमें खारवेल की चोल, चेर और पांड्य जैसे दक्षिणी राज्यों पर जीत का भी विवरण है, जिसमें उन्होंने पांड्य शासकों की भूमि को गधे से हल द्वारा जोतने का उल्लेख है। हालांकि इस शिलालेख में बौद्ध भिक्षुओं के बजाय जैन भिक्षुओं को गांवों के दान का उल्लेख दिया गया है। यानी कि बौद्ध भिक्षुओं को गांव के दान का उल्लेख नहीं है, जैन भिक्षुओं का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शक संवत की शुरुआत की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी धननंद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर 3 के हो जाएगा बी, कनिष्क ने। शक संवत किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने किया था, यानी 68वीं ईसी सिंहासन पर बैठे थे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसका शासनकाल उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या किए जाने के बाद समाप्त हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हो जाएगा सी, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहला क्या है, एक समृद्ध व्यापारिक तंत्र और शहरी विकास। 2 शास्त्रीय तमिल साहित्य का सृजन। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 के सी, 1 और 2 दोनों। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है 5 का, संगम युग जो लगभग तीनवीं तेरहवीं शताब्दी ईसा पूर्व में 3वीं शताब्दी ईस्वी तक चला, मतलब 3 शताब्दी। ठीक है ना। दक्षिण भारत के क्षेत्र विशेष रूप से कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण के क्षेत्र से संबंधित है। इस अवधि की विशेषता एक जीवंत व्यापारिक तंत्र, शहरी केंद्रों का विकास और शास्त्रीय तमिल साहित्य का सृजन था, जिसमें प्रसिद्ध संगम काव्य भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 6वीं शताब्दी
ईस्वी के अंत में गुप्त साम्राज्य के पतन का संकेत देती है? ए. मौर्य साम्राज्य का उदय, बी. हुन आक्रमण, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु, डी. सिकंदर का आक्रमण। 6 का आंसर हो जाएगा बी. हुन आक्रमण। ठीक है। 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में गुप्त साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से हुन आक्रमणों के कारण हुआ था। इन आक्रमणों और इसके परिणाम स्वरूप हुए संघर्षों ने साम्राज्य को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया, जिससे अंततः इसका विखंडन हो गया। हुन मध्य एशिया की जनजातियों का एक समूह था जिसने 5वीं और 6वीं शताब्दी के अंत में खैबर दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने महाभारत के तेलुगु भाषा में अनुवाद में योगदान दिया? ए. नन्या, 2. तिकन्ना, 3. यरप्रगड़ा, 4. वीरभद्र। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए. 1, 2 और 3। ठीक है। महाभारत का तेलुगु में अनुवाद नन्याय से शुरू हुआ, जिनका अधूरा कार्य कवि तिकन्ना ने जारी रखा। हालांकि यरप्रगड़ा ने अंततः अनुवाद को पूरा किया। दूसरी ओर तेलुगु विद्वान वीरभद्र ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बीरबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. अकबर ने उन्हें कविराज और राजा की उपाधि दी, बी. अकबर ने उन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया, सी. अकबर ने उन्हें नागरकोट, कांगड़ा और कालिंजर की जागीरें दी, डी. 1586 ईस्वी में यूसुफजाइयों के द्वारा लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, जो है गलत है। बाकी ए, सी और डी सही है। ठीक है। बीरबल, जिनका नाम मोहनदास था, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने उन्हें बीरबल, कविराज और राजा की उपाधियां दी और 2000 का मनसब प्रदान किया। इसके अलावा अकबर ने उन्हें नागरकोट, कांगड़ा और कालिंजर की जागीरें भी दी। बीरबल ने 1586 ईस्वी में यूसुफजाई जनजातियों के खिलाफ युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। 2, उत्तर पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पंचाल की राजधानी कंपिल्य थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, यानी कि 9 का सी हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में किया गया है। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जबकि दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार डायोनिसस और हेराक्लीज माने जाते हैं। ए. इंद्र और यम, बी. कृष्ण और शिव, सी. शिव और कृष्ण, डी. अग्नि और वरुण। 10 का आंसर हो जाएगा सी, शिव और कृष्ण। ठीक है। मेगास्थनीज ने अपनी कृति इंडिका में उल्लेख किया है कि यमुना नदी के किनारे रहने वाले सौर सोनोई जनजाति के लोग डायोनिसस शिव और हेराक्लीज कृष्ण की पूजा करते थे। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध था कृषि, वित्त, दान, उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 के आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वित्त से। अब आ जाइए क्या कह रहा है? दीवान ए मुस्तखराज का पद दीवान ए रिसालत विभाग के अंतर्गत आता था। वित्त विभाग से संबंधित इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका कार्य एकत्रित कर की अतिरिक्त राशि का हिसाब रखना था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी, तालीकोट की लड़ाई 1665 ईस्वी, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी, चंदावार की लड़ाई 1194 ईस्वी। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब
सुमेलित है। तो अब तराई कोट की लड़ाई कब हुई थी भाई? तो देखिए क्या करा है, तलाई कोट की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुई थी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्व में लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पर विचार करें। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। 2, उन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। 13 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। ठीक है। 14, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? ठीक है। ए दीवान ए बंदगान, बी दर उल सफ़ा, सी दीवान ए इश्तियाक, डी दीवान ए कोही। तो 14 के आंसर हो जाएगा डी दीवान ए कोही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, कुरु इंद्रप्रस्थ, सी कंबोज पैठन, डी वत्स कौशाम्बी। इसका 15 का आंसर हो जाएगा सी कंबोज पैठन, जो है गलत है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका 15 का, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। ठीक है, पैठन नहीं, हाटक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, ताना भगत एक जनजातीय समुदाय है जो मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। 2, उनके विश्वास गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों के विपरीत थे। 3, उनके आंदोलन की विशेषता जमींदारी प्रणाली के खिलाफ विरोध में थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। 16 का आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच संपन्न अमृतसर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है ना। कथन 1 क्या कर रहा है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में रणजीत सिंह की हार के बाद इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कथन 2, इसने सिख सेना को सतलज नदी पार करने से रोक दिया और सतलज के पूर्व के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना तो 2। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2 सही है। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि ने रणजीत सिंह को सतलज नदी पार करने से रोक दिया और सतलज के पूर्व के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया। हालांकि यह समझौता 1848-49 में हुए दूसरे आंग्ल सिख युद्ध से बहुत पहले किया गया था, इसलिए कथन 1 गलत है। सिख साम्राज्य के विस्तार को सीमित करने के लिए यह संधि अंग्रेजों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, इसलिए यह कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, संपूर्ण आयोग में केवल अंग्रेज शामिल थे। कथन 2, इसने मई 1930 में 2 खंडों में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। ये कथन किस आयोग से संबंधित है? ए बेविंगटन स्मिथ आयोग, बी होंग आयोग, सी हेल्टन यंग आयोग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं 18 का। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों के मामले पर विचार करने के लिए भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की, जो इसके अध्यक्ष के नाम पर लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस घोषणा का सभी भारतीयों ने जोरदार विरोध किया। साइमन कमीशन ने मई 1930 में 2 खंडों में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिन्हें स्वायत्तता दी जानी चाहिए, इसलिए विकल्प डी सही होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया? ए इंदौर के होलकर, बी पटियाला के शासक, सी कश्मीर के महाराजा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 19 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी जो था 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। तो 19 का डिस्क्रिप्शन, कई भारतीय शासकों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया और यहाँ तक कि विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों की मदद की। इन शासकों में ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला के शासक सिंध, विभिन्न सिख सरदार और कश्मीर के महाराजा शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर ब्रिटिश ध्वज का अपमान करता है तो यह वैसा ही है जैसे कोई टेम्स नदी के मुहाने पर ब्रिटिश ध्वज का अपमान करता है? ये ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी वारेन हेस्टिंग्स। 20 का आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। क्वेश्चन 21 में क्या करा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के बाद इस पद का सर्वाधिक महत्व था। 2, इस कार्यालय का प्रमुख सभी विभागों की देखरेख करने वाले एक सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था और 4 महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुखों में से एक था। कथन 3, उनकी भूमिका में सुल्तान के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करना शामिल था। उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस कार्यालय का उल्लेख किया गया है? ए दीवान ए अज, बी दीवान ए विजारत, सी दीवान ए इंसा, डी बरीद ए कोही। 21 के आंसर हो जाएगा बी दीवान ए विजारत। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भारत में मध्यकालीन सुल्तानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, बलबन ने अपने सैन्य बलों में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। कथन 2, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य संगठन में सैनिक पहचान का एक रूप चेहरा प्रणाली लागू की। कथन 3, फिरोज तुगलक ने दासों के प्रबंधन के लिए समर्पित एक विशिष्ट विभाग की स्थापना की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। 22 का आंसर हो जाएगा डी केवल 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है? मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? ठीक है। कथन 1 क्या कह रहा है? अकबर ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 2, उसने विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया। 3, उसने विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष कर दी। 4, उसने गणित और नैतिक विज्ञान जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों पर जोर देते हुए शैक्षिक पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त सभी। 23 का आंसर हो जाएगा केवल ए, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान कई सामाजिक और शैक्षणिक सुधार किए। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगा दी लेकिन पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया। सती की अनुमति केवल तभी थी जब महिला स्वतः इसकी इच्छा रखती थी, इसलिए कथन 1 गलत है। ठीक है। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगा दी लेकिन पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया। सती की अनुमति केवल तभी थी जब महिला स्वतः इसकी इच्छा रखती है, इसलिए कथन 1 गलत है। उसने विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया जिससे सामाजिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, इसलिए कथन 2 सही है। उसने बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष
कर दी, इसलिए कथन 3 सही है। अकबर ने गणित और नैतिक विज्ञान जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों पर जोर देते हुए शैक्षिक पाठ्यक्रम का भी पुनर्गठन किया, इसलिए कथन 4 सही है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। इसलिए इसमें कथन 1 गलत हो जाएगा, बाकी 2, 3, 4 ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? अल बेरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल बेरूनी के बारे में, ठीक है, क्या है? कथन 1, अल बेरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद फारसी में लिखी गई थी। 2, उन्होंने यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत में अनुवाद किया। कथन 3, उन्होंने व्याकरण से संबंधित पतंजलि की रचना का संस्कृत से अरबी में अनुवाद भी किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, डी 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा 24 का बी, 2 और 3 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। कथन 1, उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम और तय की। कथन 2, उसने बाजार में घोड़ों की कीमतें बढ़ाकर उन्हें एक विशिष्ट वस्तु बना दिया। कथन 3, उन्होंने बाजार सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सहना या मंडी को नियुक्त किया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 25 का डी, केवल 1 और 3 सही है, बाकी 1 और 3 सही है, 2 गलत है। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1, वैश्विक तापन के कारण पृथ्वी का घूर्णन थोड़ा धीमा हो गया है। कथन 2, ग्लेशियरों के पिघलने से पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कोणीय वेग में कमी आ जाती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है ना। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है। 1 और 2 26 के सही है, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है? भारत में अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित राज्यों में से किन से होकर गुजरती है? ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें, यानी कि 27 का आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 और 4, यानी कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, बी, ठीक है आंसर 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? सक्सगाम घाटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सक्सगाम, ए, इसे 1963 में एक सीमा समझौता के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया था। बी, यह पूर्व में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी के झिंजियांग प्रांत की सीमा पर है। सी, यह उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र की सीमा पर है। डी, उपरोक्त सभी। 28 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कथन सही है तो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, मतलब सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सब नेपाल की सीमा को लगता है। 30, मल्दोवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह यूक्रेन और रोमानिया की सीमा से घिरा एक स्थल रुद्ध देश है। कथन 2, यह कार्पेथियन पर्वत के ग्रेट आर्क के पूर्व में स्थित है। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 ना 2, यानी कि 30 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी बलि
पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और प्रायद्वीपीय भारत में वनस्पतियों और जीवों के जैव भौगोलिक वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कथन 2, अरावली थार रेगिस्तान के पश्चिम की ओर फैलाव के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम करती है और राजस्थान में मानसूनी वर्षा पैटर्न को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, सी कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, डी कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है। कौन सा आंसर इसका हो जाएगा 31 के? ए कथन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? अमेजन वर्षा वन निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? ब्राजील, अर्जेंटीना, गुयाना, पेरू। अमेजन वर्षा वन किस में नहीं है? 32 के बी, अर्जेंटीना में नहीं है, ब्राजील में है, गुयाना में है, पेरू में है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर को घेरते हैं? 1 फिनलैंड, 2 नॉर्वे, 3 स्वीडन, 4 लातविया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा सी 1, 3 और 4, मतलब फिनलैंड, स्वीडन और लातविया। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? तामजा ब्लू होल TJBH जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है निम्नलिखित में से किस देश में खोजा गया था? 34 का आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? हाल ही में चर्चित चक्रवात रेमल का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा रखा गया था? रेमल का नाम किस देश द्वारा रखा गया था? 35 के बी, ओमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा, बी, उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अपील की अनुमति, सी, राज्यपाल की नियुक्ति, डी, उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ। 36 का आंसर हो जाएगा बी, उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अपील की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 37, आदर्श आचार संहिता MCC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित वैधानिक मानदंडों का एक समूह है। कथन 2, MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर मतदान के अंतिम दिन तक प्रभावी रहता है। 3, MCC के कुछ प्रावधानों को अन्य अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करके प्रभावित किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 37 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। कथन 2, यह प्रभावी रूप से राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 39, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने जमीनी स्तर पर शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की। कथन 2, 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू की गई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। 39 का आंसर हो जाएगा सी, 1 2 दोनों।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए, चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रणाली की सुरक्षा के लिए प्रावधान। बी, लोक सेवा आयोगों के कार्य। सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। डी, भारत के राष्ट्रपति का कार्य। 40 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन 41 क्या कहता है? भारत में बाल श्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1, अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। कथन 2, भारत ने बाल श्रम पर ILO कन्वेंशन नंबर 138 और 182 का अनुमोदन किया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 41 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। 41 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 और ये अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है या तो आने वाला रहेगा। आप लोग सपोर्ट करें मुझे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1 क्या कह रहा है? यह भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत संचालित होता है। कथन 2, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने CBI के निर्माण की सिफारिश की। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। 42 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ये अंतिम क्वेश्चन था जो समाप्त हो गया। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अगला भी वही 30-40 क्वेश्चन के लगभग में अगला वीडियो आएगा, जो जल्द आएगा। थोड़ा सा ये वीडियो आने में गैप लग गया था, लेकिन अब गैप नहीं करेंगे। धन्यवाद।